बात है। इतना सिंसियर कब से हो गए तुम लोग? हम्म। सर शुरू से ही है। शुरू से तो नहीं हो। बस नोट्स ही बनाने में रहते हो। छापना है देख के। उसके बाद वाला काम तो नहीं होता है ना, जो जरूरी, जो ज्यादा जरूरी है काम, वो तो नहीं होगा तुम लोगों से। यस और नो? बस नोट्स बना के रख लेते हो, उसको पढ़ना नहीं है कभी? क्या? पढ़ते हैं सर। पढ़ते हैं तो वो तो देखते हैं। तुम लोग का स्कूल स्कूल तो खुलने वाला है अब, अगले वीक से। यस सर। अब तो खुश हो गए तुम लोग बहुत। हम्म। यस सर। जाओगे या नहीं स्कूल? जाएंगे सर। कब से है ये? मंडे मंडे से ही खुल रहा है? सर मेरे स्कूल में तो अभी पीरियोडिक टेस्ट चल रहा है, वो 3 तारीख को खत्म होगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। कुछ क्या हो सकता है, खुलेगा ही। कौन सा ये- स्कूल नहीं चाहेगा कि बंद रखे हम? अब जब यस। ऑफिशियल नोटिस आ गया है, तब कोई बंद रहेगा? बताओ। नहीं। तुम लोग क्या जाओगे या नहीं, कि अभी भी घर से ही करना है क्लास? सर जाएंगे। जाएंगे। हो गया, बहुत हो गया घर से नहीं। यस सर। अब नहीं टॉलरेट होगा। देखो, इधर भी क्लासेस खुलेंगे अगले वीक से। अब पता नहीं क्या सीन है, कौन कौन, बहुत सारे स्टूडेंट तो बाहर के। कौन कौन है इसमें बाहर के? कौन कौन बोकारो में शिवम नहीं हो? सर। आदित्य नहीं है बोकारो में, और शिवम, निभा, विवेक, ये सब प्रॉपर सब बाहर के ही हो? यस सर, संजना। बाहर आए हुए हैं। तो आए हुए हैं तो अब तो स्कूल खुलेगा तो अब तो आओगे बोकारो? यस सर, अब आएंगे। अच्छा। तो बाकी सबको स्कूल की तरफ से नोटिस मिल गया है? कैसे क्या क्या टाइमिंग होगा? नो सर, अभी नहीं मिला। हम्म। अभी नहीं मिला सर। अभी नहीं मिला है? नो सर। कैसे होगा फिर? कोई सर स्कूल पता वाले, नहीं, अभी तो 2 दिन पहले पीरियोडिक टेस्ट खत्म हुआ है तो। 10th वाले तो बता रहे थे कि नोटिस आया है कुछ, चिन्मया या कौन सा स्कूल, जीजीपीएस से शायद। सर नोटिस नहीं है, बस टीचर्स बोले कि मंडे से स्टार्ट हो सकता है। अच्छा। देखो, लेट्स सी, आ ही जाएगा कल तो, मंडे से। नेक्स्ट वीक में मतलब मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट कर देंगे सब लोग। अब देखो कब तक, क्या क्या टाइमिंग का क्या इशू रहेगा, क्योंकि उसमें भी तो बहुत सारा है ना लोचा। मोस्टली मॉर्निंग आवर्स में ही रहेगा टाइमिंग। चलो देखो अब, तुम लोग इमल्शंस के बारे में पढ़ चुके हो? हम्म। इमल्शंस के बारे में पढ़े थे, एनसीईआरटी से बोले थे तुम लोगों को? कृष्णा, हेलो? हेलो? यस सर। आवाज। कृष्णा क्लास कर रहा है ये? हाँ तो कर रहे हैं, पढ़े नहीं लेकिन नोट्स। नहीं पढ़े हो? तो पता ही था। तुम लोग को इतना टाइम कहाँ है कि एक छोटा सा टॉपिक पढ़ सको अपने से? क्या? चलो देखो, हम लोग जेल्स एंड इमल्सन्स के बारे में हम लोग सुनेंगे। जेल्स और इमल्सन्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये दोनों एक कोलॉइडल सिस्टम होता है, ठीक है, कोलॉइडल सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो इन दोनों में सबसे पहले हम लोग जेल्स के बारे में देखते हैं। तो जेल क्या है? एक जेली टाइप का सब्सटेंस। तुम लोग देखे हो कुछ कुछ कोलॉइडल सिस्टम का प्रॉपर्टी होता है, तो सेमी सॉलिड टाइप का सब्सटेंस होता है। सेमी सॉलिड जेल, जेली सब्सटेंस देखे होगा ना, जेली अपीयरेंस वाला, बहुत सारा यस सर। जेल। तो वो उसको सेमी सॉलिड या जेली लाइक फॉर्म बोल सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन पे वो रहता है, ठीक है। वो जो सेमी सॉलिड फॉर्म ये बनाता है या जेली लाइक अपीयरेंस होता है, तो वो बहुत ही हाई कंसेंट्रेशन पे होता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है जेलेटीन, मतलब जेल बनने का जो प्रोसेस है उसको जेलेटीन बोला जाता है। और जो कोलाइडल सिस्टम उस तरह का सेमी सॉलिड या जेली लाइक अपीयरेंस बनाता है, उसको जेल बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली जेल्स में बोल सकते हैं कि बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। जेल्स में हम लोग लिख सकते हैं यूजुअली कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, ठीक है।
इसमें दो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट हो जाएगा वह सॉलिड वाला, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट होगा लिक्विड वाला। तो सॉलिड वाला जो कंपोनेंट होता है ना जेल में, उसको बोला जाता है सॉलिड कंपोनेंट जो होता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे जेलेटिन होता है, इसमें आएंगे सिलिसिक एसिड होता है, ठीक है, सोडियम ओलिएट होता है, ये सारे केमिकल्स के नाम हैं, ठीक है। और दूसरा जो लिक्विड होता है, दूसरा कंपोनेंट जो लिक्विड रहेगा, ये वाटर रहता है, ठीक है। जनरली इनका वाटर के साथ ही कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो बेसिकली जेल का जो अपियरेंस होता है या जेल का स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। जेल्स जो है ये पॉजेस करते हैं रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है, एक रिजिड टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, फॉर्म्ड ड्यू टू, वो किसकी वजह से फॉर्म होता है, ठीक है, ये लिख लो, फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स of dispersed phase and create a loose framework। तुम लोग को जेल में बताया गया था कि जेल में जो कोलाइडल जेल जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का बता सकते हो कौन कौन सा स्टेट होता है? डिस्पर्स्ड फेज किस में रहते हैं, सॉलिड या लिक्विड, क्या है? हेलो, आवाज आ रहा है सबको? हाँ सर। बोलो। हाँ सर आ रहा है। तो बताओ, जो पूछ रहे हैं हम क्या पूछ रहे हैं, जेल में डिस्पर्स्ड फेज क्या रहेगा, सॉलिड या लिक्विड, क्या रहेगा? लिक्विड। डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड रहता है और डिस्पर्सन मीडियम क्या रहता है? सॉलिड। सॉलिड रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डिस्पर्स्ड फेज जो है वो लिक्विड रहेगा, डिस्पर्सन मीडियम जो है वो सॉलिड है। तो सॉलिड में लिक्विड डिस्पर्स्ड रहता है। तो यहाँ पे देखो, जेल पोजेस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स जो आपस में इंटरलॉक टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसकी वजह से एक लूज फ्रेमवर्क होता है। उतना ज्यादा वो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होता, एक लूज टाइप का फ्रेमवर्क बनता है, ठीक है। और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, जिसमें कि डिस्पर्सन मीडियम इसमें क्या है, सॉलिड रहता है। तो पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम आर ट्रैप्ड इनटू द लूज फ्रेमवर्क। वो जो लूज फ्रेमवर्क बना हुआ है ना, इंटरलॉकिंग टाइप का जो अरेंजमेंट बनता है या स्ट्रक्चर बनता है डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के द्वारा, तो उसमें डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स जो है ट्रैप्ड रहते हैं, तो आर ट्रैप्ड इनटू द लूज फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये है जेल का पूरा स्ट्रक्चर, इस तरह से रहता है। अब इसमें देखोगे कि हर एक रिजिडिटी जो है, कितना रिजिड होगा वो जेल, वो अलग अलग सब्सटेंस टू सब्सटेंस वैरी करेगा, ठीक है। सारे सब्सटेंस का एक जैसा रिजिडिटी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि व्हेन जेल्स आर अलाउड टू स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम, इसमें हम लोग बोल सकते हैं दे गिव आउट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ट्रैप्ड लिक्विड। क्योंकि लिक्विड अंदर ट्रैप्ड रहते हैं ना, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स उसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स में ट्रैप्ड होंगे। तो यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम क्या है बताओ तो? डिस्पर्सन मीडियम क्या है हमारा, लिक्विड के पार्टिकल्स है ना, यस और नो? ये तो जब जेल को बहुत लंबे टाइम तक छोड़ दोगे ना, तो उसमें क्या होगा, दे गिव आउट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ट्रैप्ड लिक्विड। ट्रैप्ड लिक्विड देखोगे उससे बाहर होने लगता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो लिक्विड बाहर निकल के उसके सरफेस पे एकोमुलेट कर जाएगा, विच एकोमुलेट्स ऑन द सरफेस। इसको बोला जाता है, ये जो प्रोसेस होता है ना, या जो फिनोमिनन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सिनेरसिस, ठीक है, सिनेरसिस और वीपिंग ऑफ द जेल।
वीपिंग ऑफ द जेल, ठीक है। वीपिंग बोलने का मतलब वो रो नहीं रहा है, बेसिकली वो लिक्विड जो है वो अंदर से वो फ्रेमवर्क में जो ट्रैप्ड लिक्विड रहता है, वो लिक्विड जो है बहुत टाइम तक अगर छोड़ दोगे तो वो लिक्विड थोड़ा सा बाहर आ जाता है, जो कि बाहर निकल के वो सरफेस पे एकुमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग सिनर्सिस या फिर वीपिंग ऑफ द जेल्स। समझ आया? यस और नो? हेलो हेलो। यस सर। चलो, तो ये जेल के बारे में था, लिख लो एक बार ये सारा। दूसरा हम लोग कंपोनेंट पढ़ेंगे इमल्शंस, दूसरा जो कोलॉइडल सिस्टम है, इमल्शंस। लिख लिया? फटाफट लिखो इसको। कोई कुछ बोल नहीं रहे हो यार, लिख रहे हो? शिवम, सर लिख यस रहे सर। निभा, यस सर। चलो लिखो जल्दी से। और एक मिनट। हो गया सर। हेलो, यस सर। हो गया यहाँ तक? यस सर। चलो, ये जेल्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इमल्शंस। लिख लिया हो ना सब लोग? दूसरा इमल्शंस। इमल्शंस क्या है? ये भी एक टाइप का कोलॉइडल सिस्टम है जिसमें कि हमारा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड है ना, पढ़े हो ये भी? यस। यस एक सर। तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशंस है, हम लोग बोल सकते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस इन विच both the dispersed phase and the dispersion medium क्या होगा बताओ? दोनों लिक्विड फेज में रहेंगे, ठीक है। लिक्विड। तो इसको हम लोग इमल्शंस बोलते हैं। तो इमल्शंस का एग्जांपल भी तुम लोग को बताया था, मिल्क जैसे एक इमल्शन है ना। तो दो टाइप के इमल्शंस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इमल्शन का टाइप्स तुम लोग को ऑलरेडी पढ़ने बोले थे। तो दो टाइप के इमल्शंस होते हैं। इसमें पहला टाइप जो तुम लोग पढ़े होगे अगर, तो इसमें फर्स्ट टाइप क्या है? ऑयल इन वाटर टाइप। ऑयल इन वाटर और दूसरा वाटर इन ऑयल। हाँ, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस है। तो ऑयल इन वाटर टाइप को देखोगे, इसको ओ डब्ल्यू टाइप भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ओ ऑब्लिक डब्ल्यू, ऑयल इन वाटर टाइप। तो इसमें क्या है? ऑयल इन वाटर टाइप में देखोगे, ऑयल जो है ये डिस्पर्स्ड फेज है और वाटर डिस्पर्सन मीडियम है, समझ रहे हो? ऑयल हमारा डिस्पर्स्ड फेज है और वाटर जो है ये हमारा क्या है? डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल बता सकते हो तुम लोग ऑयल इन वाटर टाइप का? ये मिल्क जो है ये ऑयल इन वाटर टाइप का ही एग्जांपल है। मिल्क हो गया, बहुत सारे क्रीम्स होते हैं, वैनिशिंग क्रीम्स, ये सारे इसमें आ जाएंगे ऑयल इन वाटर टाइप में, ठीक है, एटसेट्रा। चलो, ये ऑयल इन वाटर है। दूसरा टाइप कौन सा हो गया हमारा? वाटर इन ऑयल। दूसरा क्या है? वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल टाइप। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये W/O टाइप। तो इसमें क्या होगा बताओ? इसमें डिस्पर्स्ड फेज हमारा क्या हो जाएगा? ये वाटर हो गया, वाटर। वाटर हो गया डिस्पर्स्ड फेज। और ऑयल क्या हो गया? डिस्पर्सन डिस्पर्सन मीडियम। मीडियम। इसका एग्जांपल जो जो पढ़े होगे बताओ।
ऑयल इन वाटर इन ऑयल अल्कोहल था अल्कोहल था, लैम्प ब्लैक था सर। एग्जांपल्स बताओ, कौन अल्कोहल, बता, लैम्प ब्लैक, फैटी एसिड। नहीं पढ़े हो कोई भी लगता है। ये ये अभिषेक, सर फैटी एसिड, अल्कोहल, लैम्प ब्लैक। अच्छा बटर जो है वो किस टाइप का है बता सकते हो? बटर जो है वो वाटर इन ऑयल टाइप होगा या ऑयल इन वाटर टाइप है? वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल टाइप, ठीक है। तो इसमें हम लोग बटर लिख सकते हैं। और क्या क्या एग्जांपल आ जाएगा? कोल्ड, अल्कोहल। कोल्ड क्रीम्स आते हैं, ठीक है। लिवर ऑयल आता है, ठीक है, लिवर ऑयल। अल्कोहल भी है, कहाँ पे दिया हुआ है ये? एनसीईआरटी में है क्या? बताओ कोई। हेलो, क्या बोले सर? एनसीईआरटी में और क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसके? सर अब एक लैम्प ब्लैक था सर। लैम्प ब्लैक, यस सर। सर लॉन्ग चेन अल्कोहल है एनसीईआरटी में, अच्छा लॉन्ग चेन अल्कोहल्स करके लिखा हुआ है उसमें। अरे वो थोड़ी ना अल्कोहल भी है इसका, सर। वो इमल्सिफाइंग, तुम लोग क्या पढ़ते हो यार? ये तो, ये इमल्सन है, वो इमल्सिफाइंग एजेंट है, तुम लोग को बताया था ना। इमल्सन को स्टेबलाइज करने के लिए वो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज किया जाता है। तो वो जो एग्जांपल्स तुम लोग बता रहे हो वो इमल्सिफाइंग एजेंट्स का है, इमल्सन का एग्जांपल थोड़ी ना है वो। समझ रहे हो बात? तुम लोग उसको भी ढंग से नहीं पढ़े हो। ये तो हमारा इमल्सन हो गया ना, ऑयल इन वाटर टाइप और वाटर इन ऑयल टाइप, ये दोनों इमल्सन है, इसके ये एग्जांपल्स हैं। अब तुम लोग को लास्ट क्लास में बताया भी था ना, एक टर्म यूज करते हैं हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट। जैसे कोलॉइड को स्टेबल करने के लिए हम लोग एक कंपोनेंट ऐड करते थे ना, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते थे। यस और नो, याद है? यस सर। तो उसी तरह इमल्सन भी एक टाइप का कोलॉइड ही है। तो इसको भी स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग जो सब्सटेंस ऐड करते हैं उसमें क्या करेंगे? हम लोग एक सब्सटेंस ऐड करते हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए, वही सब्सटेंस को बोला जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसके बारे में कि इमल्सन्स जो है ना वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। अगर बहुत देर तक उसको छोड़ दोगे, इमल्सन्स ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, इमल्सन्स ऑफ वाटर एंड ऑयल, ये आर अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत टाइम तक अगर छोड़ दोगे तो वो क्या होगा, अपने आप सेपरेट हो जाएगा, लेयर्स में सेपरेट हो जाते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है, फॉर द स्टेबलाइजेशन, उनके स्टेबलाइजेशन के लिए, फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ एन इमल्सन, एक कंपोनेंट उसमें ऐड किया जाता है, एक थर्ड कंपोनेंट जिसको बोलेंगे। दो कंपोनेंट तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। तीसरा कंपोनेंट उसमें ऐड किया जाता है, उसको बोला जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इसका तुम नहीं तो पढ़ के देखो। यस सर। तो तुम लोग इमल्सन्स का एग्जांपल बताए या इमल्सिफाइंग एजेंट का एग्जांपल बताए? इमल्सिफाइंग एजेंट का सर। तो तुम लोग इसलिए तो बोले हैं ध्यान से पढ़ा करो। तो उसमें जो हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो ऐड करते हैं, दोनों में अलग अलग टाइप का एजेंट ऐड करते हैं। जैसे ऑयल इन वाटर टाइप है, तो ऑयल इन वाटर टाइप में जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हम लोग यूज करते हैं वो एजेंट्स बताओ क्या आएगा ऑयल इन वाटर टाइप का? प्रोटीन, गम्स, सिंथेटिक इस सोप्स। इसमें हम लोग यूज करेंगे प्रोटीन्स हो गया, गम्स हो गया, सिंथेटिक सोप्स हो गया। ये सारा इमल्सिफाइंग एजेंट्स है, किसके लिए? ऑयल इन वाटर टाइप के लिए। और दूसरा है वाटर इन ऑयल टाइप के लिए। इसका तुम लोग प्रिंसिपल, अल्कोहल, लैम्प ब्लैक, फैटी हाँ, एसिड। तो ये सब जो बोल रहे थे तुम लोग क्या था वो,
इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं। emulsifying agent. तो मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, तुम लोग पैराग्राफ पढ़ते नहीं हो लेकिन ढंग से। डायरेक्ट दिखा, हाँ इमल्सन दिख गया, बस उसके आगे पढ़ना नहीं है, क्या किसका है ये एग्जांपल, डायरेक्ट बोल देना है। नहीं, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, तो ये ध्यान रखना इन दोनों में डिफरेंस है। लैम्प ब्लैक, ठीक है, तो ये सारा इमल्सिफाइंग एजेंट्स हो गया। वाटर इन ऑयल टाइप में अलग एजेंट यूज किया जाता है और ऑयल इन वाटर टाइप में अलग। एटलीस्ट दो तीन एग्जांपल्स ध्यान रखो इनका, ठीक है। तो ये बस इमल्सन्स के बारे में इतना ही पढ़ना है और इससे आगे कुछ नहीं है। दो टाइप के इमल्सन होते हैं, वाटर इन ऑयल टाइप और ऑयल इन वाटर टाइप। दोनों में क्या क्या कॉमन एग्जांपल्स हैं, दो तीन एग्जांपल्स ध्यान रखो। और इमल्सिफाइंग एजेंट्स हम लोग किसको बोलते हैं, अब दोनों टाइप में कौन कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट को इमल्सिफायर्स भी देखोगे लिखा हुआ रहता है, इमल्सिफायर्स, ठीक है। तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट्स ही है वो इमल्सिफायर्स, समझ रहे हो ना बात। Yes, sir. चलो, तो ये हो गया इमल्सन्स के बारे में। और कुछ बचा हुआ है इसमें देखो तो एनसीईआरटी में। अब उसके बाद भाई कॉलॉइड्स अराउंड ऐसे, उसमें मेजर एप्लीकेशन जो है, कहाँ कहाँ कॉलॉइडल सॉल्यूशन का एप्लीकेशन होता है, वो सारा एप्लीकेशन एक बार पढ़ लेना। कौन कौन से इंडस्ट्री में यूज होता है, रबर इंडस्ट्री में होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, पढ़े हो पूरा। स्मोक को वो जो एयर को प्यूरिफाई करने के लिए जो अपैरेटस यूज किया जाता है, स्मोक प्रेसिपिटेटर, वो भी एक तरह से कॉलॉइड का ही एप्लीकेशन है उसमें, ठीक है। क्वार्टरल स्मोक हाँ, ड्रिंकिंग वाटर, वो भी एक तरह से वहां पे कॉलॉइडल सॉल्यूशन का एप्लीकेशन है। मेडिसिन में कॉलॉइडल सॉल्यूशन यूज होते हैं। तो ये सब एक बार एप्लीकेशंस देख लेना, कहाँ कहाँ ये, मतलब डेली लाइफ में या क्या क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, कहाँ अप्लाई होता है, ये सब चीज जानना जरूरी है। थ्योरी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसका तो क्या है, बट कहाँ अप्लाई करते हैं उन चीजों को, वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा। तो वो भी तुम लोग को ध्यान रखना है, एप्लीकेशन वाला पार्ट वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। Sir, formation of delta. हाँ, डेल्टा का फॉर्मेशन, वो रिवर से जो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है ना, Yes, sir. उसके बारे में तुम लोग पढ़े हो ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है तुम लोगों का, 10th तक तो होगा। 10 तक था सर। तो उसमें तो उसमें ज्योग्राफी में पढ़े थे रिवर से कैसे फॉर्म होता है डेल्टा। हाँ यस सर। Yes, चलो, sir. क्ले डिपॉजिट होते जाता है ना उसी से रिवर, क्योंकि बहुत सारा वो अपने साथ कैरी करके लाता है, सैंड होते हैं, क्ले पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सब डिपॉजिट करते जाता है ना एंड पे। तो उसकी वजह से, वो डिपॉजिशन की वजह से ही वो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, वही है ना रीजन। Yes, sir. और सी वाटर में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, उसमें जो ये क्ले है, ये मड के पार्टिकल्स हैं, ये सारे कोलाइड होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के, हैवी इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में वो सारा क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। कोगुलेट होके वो प्रेसिपिटेट होने लगते हैं, प्रेसिपिटेट होके वो देखोगे एंड पे जाके डिपॉजिट होते जाता है। तो वही एप्लीकेशन है जस्ट, जो हम लोग नॉर्मल थ्योरी में जो एप्लीकेशन पढ़े थे प्रेसिपिटेशन वाला, कोगुलेशन बताए थे ना, बहुत सारे उसमें टेक्निक्स भी पढ़े थे, कौन कौन से स्टेप्स हम लोग कोगुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, मेथड्स। तो उसी का जस्ट एप्लीकेशन है कि डेली लाइफ में कहाँ एप्लीकेशन होता है, तो डेल्टा के फॉर्मेशन में हम लोग देख सकते हैं उसको। क्लियर है। तो एप्लीकेशन वाला पार्ट Yes, sir. इम्पोर्टेंट है, थ्योरी सिर्फ पढ़ोगे कि थ्योरी क्या होता है, वो तो जानना जरूरी है कि वो क्यों हो रहा है, कि या कैसे प्रोसेस क्या है, कहाँ पे डेली लाइफ में एग्जांपल हम लोग कहाँ पे दे सकते हैं उसका, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो इनफैक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो, है ना। और एप्लीकेशन से देखोगे क्वेश्चंस आते हैं कभी, बहुत Sir, सारे क्वेश्चन। dilution of emulsions. हाँ, वो सब भी कर सकते हो, वो देख लेना एक बार, पढ़ लेना, रीडिंग मारे को समझ आ जाएगा सारा, ठीक है। और कुछ Yes, बचा sir. इस चैप्टर में, तुम लोग पढ़े होगे एनसीईआरटी से, और कुछ छूटा हुआ है तो बताओ मेरे को। नो सर। सारा कवर हो गया, सारा टॉपिक यस सर। पढ़े हो सिंसियरली एक बार एनसीईआरटी, कुछ छूटा तो नहीं है ना कोई भी टॉपिक, नो सर। देख लो एक बार फिर से। हाँ,
सरफेक्टेंट्स किसको बोलते हैं हम लोग, बताओ तो। सरफेक्टेंट्स बता सकते हो? सरफेक्टेंट्स ठीक है, तो देखो ये इसको इसके बारे में हम लिख दे रहे हैं। वो जो जहां पे तुम लोग को ये बताए थे ना माइसेल का फॉर्मेशन वाला, यस और नो? यस सर। फॉर्मेशन ऑफ माइसेल एसोसिएटेड कॉलॉइड्स में, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स में ही बताया गया था ना। 3 टाइप के कॉलॉइड जो थे वहां पे, एक मल्टीमॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स था, एक मैक्रो कॉलॉइड्स था, और एक एसोसिएटेड कॉलॉइड्स था। याद है या भूल गए सब? यस सर। तो उसमें माइसेल का जो फॉर्मेशन हो रहा था वहां पे सरफेक्टेंट्स यूज करते हैं हम लोग। तो इसको देखो, सरफेक्टेंट्स क्या हुआ, इसके बारे में लिख दे रहे हैं एक दो लाइन। सरफेक्टेंट्स आर सब्सटेंसेस which get preferentially adsorbed, preferentially adsorbed at the एयर वाटर। ठीक है, इस तरह से एयर वाटर हो गया, या फिर ऑयल वाटर हो गया, या फिर सॉलिड वाटर इंटरफेसेस। ठीक है, इस तरह से 2 इंटरफेसेस में एड्सॉर्ब होता है वो। ठीक है, सरफेस पे जाके प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मिंग एन ओरिएंटेड मोनोलेयर बना रहे हैं। मोनोलेयर किस कॉलॉइड में बनता था बताओ तो? लियोफोबिक या लियोफिलिक, किस में बनता था मोनोलेयर्स? बताओ जल्दी से। हेलो हेलो, Yes, sir. नहीं आ रहा है आवाज? आ रहा है सर। Yes, sir. चलो इसको पहले लिखो तुम लोग, सरफेक्टेंट्स के बारे में लिख लो। वैसा सब्सटेंस है जो कि प्रेफरेंशियल एड्सॉर्ब होता है इस टाइप के इंटरफेस पे, एयर वाटर हो गया या ऑयल वाटर, या फिर कोई सॉलिड वाटर का इंटरफेस है इस तरह से, उस पे सरफेस पे जाके ये एड्सॉर्ब होगा, फॉर्मिंग एन ओरिएंटेड मोनोलेयर। ठीक है, तो मोनोलेयर एक लेयर, मोनोलेयर बनाता है, सिंगल लेयर बनेगा, जिसमें कि क्या होता है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप जो होता है वो पॉइंट करता है टुवर्ड्स द एक्वस फेज। क्योंकि जैसे तुम लोग को एक माइसेल का एग्जांपल बताए थे, माइसेल में 2 पार्ट होता है ना, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, दूसरा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, याद है? Hydrophobic. Yes, sir. तो जो हाइड्रोफिलिक वाला जो पार्ट होगा, जो कि सॉल्वेंट लविंग पार्ट होता है, वो देखोगे सॉल्वेंट की तरफ पॉइंट करेगा। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, जो सॉल्वेंट को रिपेल करता है, तो वो देखोगे वो एक्वस फेज से क्या होगा, वो दूर भागेगा ना। Yes, sir. तो उस टाइप के सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं सरफेक्टेंट्स। ठीक है, तो सरफेक्टेंट्स हम लोग बेसिकली उसी टाइप के सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं जिसके पास 2 कंपोनेंट हो, 2 टाइप के उस कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। एक उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट देखोगे वो सिंपली लॉन्गर हाइड्रोकार्बन का चेन होता है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट में देखोगे चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर से आसानी से अट्रैक्ट हो सकता है ना। वो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो कैटायनिक हो सकता है या तो एनायनिक हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे देखो, ओरिएंटेड मोनोलेयर्स वेयर इन हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स पॉइंट टुवर्ड्स द एक्वस फेज। ठीक है, एंड हाइड्रोकार्बन्स, और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स कहाँ पॉइंट करता है, हाइड्रोकार्बन चेन्स पॉइंट टुवर्ड्स द एयर या फिर ऑयल फेज की तरफ। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सरफेक्टेंट्स। और सरफेक्टेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, सरफेक्टेंट्स जो है कैन बी कैटायनिक और एनायनिक, दोनों हो सकता है सरफेक्टेंट्स।
समझ में आया? कैटायनिक और एनायनिक दोनों। तो इसमें एग्जांपल्स तुम लोग को ऑलरेडी लिखा ही है, हम बहुत सारे एग्जांपल्स लिखा है ना, जहाँ पे माइसेल का एग्जांपल लिखा है तुम लोगों को याद है? Yes, sir. जैसे सोडियम स्टीरेट होता है, सोडियम स्टीरेट देखो तो C17H35 35. CO माइनस। तो ये क्या है, ये किस टाइप का है, कैटायनिक सरफेक्टेंट है या एनायनिक सरफेक्टेंट है, बता सकते हो? कौन सा चार्ज है यहाँ पे? ये हो गया पोलर पार्ट और ये हो गया नॉन पोलर पार्ट। तो ये इसको कौन सा सरफेक्टेंट हम लोग बोलेंगे? ये एनायनिक हो गया, क्योंकि Ani- नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव सरफेक्टेंट हो गया। समझ रहे हो बात? बहुत Yes, सारे sir. बहुत सारे पॉजिटिव भी होते हैं, जैसे C18H37NH3 और इस पे प्लस चार्ज है, तो ये देखो। और यहाँ पे ये Cl माइनस है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेक्टेंट। तो ये देखो, ये कैटायनिक सरफेक्टेंट हो गया हमारा, कैटायनिक हो गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑक्टाडेकाइल अमोनियम क्लोराइड, ऑक्टाडेकाइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये भी एक तरह से सरफेक्टेंट है। और ये तो तुम लोग को पता ही है, सोडियम स्टीरेट, यहाँ पे Na प्लस होगा, सोडियम स्टीरेट। ठीक है, तो ये सरफेक्टेंट हो गया। माइसेल का फॉर्मेशन ऑलरेडी तुम लोग को बता चुके हैं, माइसेल के Yes, sir. फॉर्मेशन के बारे में। क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, वो सब भी तुम लोग पढ़ ही चुके हो, कैसे सोप क्लीन करता है। यस और नो? Yes, sir. चलो, तो हो ही गया तुम लोग का ये चैप्टर, अब खत्म हो गया। देख लो एक बार, कुछ टॉपिक बचा हुआ है तो बताओ। अब इसमें तुम लोग को बताए थे एक दो टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। किस टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं? तो जनरली देखो, हम न्यूमेरिकल्स बताते हैं वो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेट करके तुम लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहले ही लिखो, इतना लिखो, फिर क्वेश्चन हम देते हैं। हो गया? Yes, sir. चलो, अब देखो, जैसा एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिख लियो सब लोग ना। Yes, sir. चलो, जब एक इसमें न्यूमेरिकल देखो किस टाइप, गोल्ड नंबर के बारे में तुम लोग को बताए थे क्या? गोल्ड नंबर प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड में? No, sir. नो सर, लास्ट क्लास किए हो या नहीं? गोल्ड नंबर नहीं बताया है लास्ट क्लास में? बताए हैं सर। क्या तुम लोग नोट्स भी नहीं पढ़ते हो एक बार भी? शिवम बताए हैं या नहीं? Yes, sir. देखते नहीं हो नोट्स तुम लोग, लगता है। चलो देखो, से एक क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जैसा देख रहा, क्वेश्चन है, लिखते जाना साथ में। 20% सरफेस साइड्स हैव एब्जॉर्ब्ड N2, ठीक है, ऑन हीटिंग N2 gas is evolved from sites and collected at 0.001 atm and 298 Kelvin in a container of volume 2.46 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और क्या दिया गया? डेंसिटी ऑफ सरफेस साइट्स इज 6.023 into 10 to the power 14 सेंटीमीटर -2। ठीक है, इसका डेंसिटी दिया गया एंड
surface area is 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तुमको निकालना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ sites occupied per molecule of N2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, ये इसमें कोई सरफेस केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, बस एड्सॉर्प्शन का यूज किया गया, इसीलिए सरफेस केमिस्ट्री में हम बता रहे हैं। बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट से तुम लोग इसको निकाल सकते हो। जैसे देखो, हमको यहाँ पे क्या क्या दिया है, हम पहले निकाल लेते हैं कि कितना मोल्स जो है, या फिर अ, कितना N2 का मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब था। क्योंकि देखो, हमको दिया हुआ है कि साइट जो है, सरफेस का साइट जो है वो 20% N2 से एड्सॉर्ब है ना। उस साइट का 20% जो साइट है वो N2 को एड्सॉर्ब करके रखा है, और जैसे ही उसको हम लोग हीट किए तो उसे N2 गैस इवॉल्व हो गया उस साइट से, और वो कलेक्ट हो गया एक जगह पे, हम लोग उसको कलेक्ट कर लिए। अब कलेक्ट करने का कंडीशंस दिया हुआ है, कितने प्रेशर पे कलेक्ट हुआ, टेम्परेचर क्या है, कंटेनर कौन सा लिया है, तो वहां से हमको ये तो पता चल जाएगा कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था। यस और नो? N2 का कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Yes, sir. एड्सॉर्ब था वो पता चल जाएगा हमको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि टोटल सरफेस निकालेंगे, कितना अवेलेबल है हमारे पास। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ साइट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने साइट हैं, और सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल साइट्स हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम प्रोसीड करते हैं। देखो, इसको एक क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। जैसे देखो, पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि N2 का कितना मॉलिक्यूल्स था। तो कितना मॉलिक्यूल्स था वो कैसे हम लोग निकाल पाएंगे? तो प्रेशर देखो कितना PV दिया हुआ है equal यहाँ to पे। nRT हाँ और हाँ, पीवी इक्वल टू एनआरटी से प्रेशर का वैल्यू 0.001 एटीएम दिया हुआ है। वॉल्यूम हमको कितना दिया हुआ है? 2.46 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये 2.46 सेंटीमीटर क्यूब कितना लीटर हो जाएगा बताओ तो? 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये तुम लोग पढ़ रखे होगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। यस और नो? है ना, ये तो पढ़े हो। yes, sir. 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml होता है ना, तो 2.46 सेंटीमीटर क्यूब जो है 2.46 ml होगा, तो ये लीटर में कितना हो जाएगा? 2.46 इंटू 10⁻³ लीटर। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 298 केल्विन। 290. तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दिए। यहाँ पे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, प्रेशर है हमारा 0.001, वॉल्यूम है हमारा 2.46 इंटू 10⁻³ आर का वैल्यू 0.0821, और टेम्परेचर 298। इसको सॉल्व करो फटाफट, बताओ कितना आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा? फटाफट कैलकुलेटर यूज करो और सॉल्व करो। आया कुछ किसी का? हेलो? कुछ आया यार, बताओ कोई भी। बना रहे हैं सर. अच्छा, बना ही रहे हो अभी तक?
बना के इसको सॉल्व भी तो करना है, जल्दी से कैलकुलेटर यूज Yes, करो, sir. सॉल्व करो। नहीं आया किसी का? कैलकुलेटर में भी इतना टाइम लगा रहे हो तुम लोग। हेलो अभिषेक, बताओ जल्दी से। हेलो, ये इतना आ रहा है क्या? 10⁻⁻7 के ऑर्डर में आ रहा है कुछ? 1 इंटू 10⁻⁻7। हेलो, बताना तो कोई। यस सर, उतना ही आ रहा है। इतना ही आ रहा है? यस सर। Yes, sir. चलो, नंबर ऑफ मोल्स आ गया ये N2 का, तो हम लोग मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं ना। मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्ब्ड N2, कितना मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हुआ था? यस और नो? नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या कर देंगे हम लोग, एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये कितना हो जाएगा देखो, 6.022 इंटू 10⁻16। 16. ये इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 जो है ये एड्सॉर्ब हुआ था। अब क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ साइट्स हमको निकालना है ऑक्युपाइड पर मॉलिक्यूल ऑफ N2। तो सबसे पहले हम लोग साइट निकाल लेते हैं कि कितना साइट एड्सॉर्ब हुआ था। ठीक है, कितने टोटल का 20% पे ही एड्सॉर्ब किया था ना N2 को। जो टोटल अवेलेबल साइट था उस वो पूरे पे थोड़ी N2 एड्सॉर्ब हुआ था, उसके 20% पे ही एड्सॉर्ब हुआ था ना। यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि टोटल अवेलेबल साइट्स कितना है। तो टोटल अवेलेबल साइट्स कितना है टोटल, तो उसके लिए हमको डेटा दिया गया है निकालने के लिए। टोटल अवेलेबल साइट्स क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑफ साइट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो साइट का डेंसिटी है, नंबर ऑफ साइट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सरफेस एरिया, ऐसे ही निकालोगे ना। तो नंबर ऑफ साइट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है देखो तो। डेंसिटी कितना दिया गया? 6.023 इंटू 10⁻14 है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। Yes, sir. और इंटू टोटल एरिया कितना है? 10⁻14 टोटल एरिया 1000. 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो ये कितना आ जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻17। 70. ये इतना टोटल अवेलेबल साइट्स है। अब इस साइट का टोटल, इस साइट में इतना कितने अवेलेबल 20% ही अवेलेबल है सर, एब्जॉर्ब हुआ है। इसके 20% पे क्या हुआ एब्जॉर्ब हुआ है? है सर। N2 एड्सॉर्ब हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे ना, सरफेस साइट्स ऑन विच N2 इज एड्सॉर्ब। कैसे निकालेंगे? इंटू 20% कर देंगे सर। तो ये जो टोटल है हमारे पास साइट, इसका 20% निकाल लोगे। 20% ऑफ 6.023 इंटू 10⁻17। तो इसका 20% करोगे कितना आ जाएगा? 12.046 इंटू 10 हाँ, टू द पावर 16। 12.046 इंटू 10⁻16 है ना। तो यस इतना सर। साइट जो है ये N2 एड्सॉर्ब किया हुआ था, इतने साइट पे N2 मॉलिक्यूल जो एड्सॉर्ब हुआ था। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि नंबर ऑफ साइट्स एड्सॉर्ब्ड पर मॉलिक्यूल। नहीं निकाल सकते हम लोग पर मॉलिक्यूल ऑफ N2 कितना होगा? तो टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितना एड्सॉर्ब हुआ था? 12.046 इंटू 10⁻16 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना था N2 का, ये बताओ। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 6.022 इंटू 16। 16 कितना आ रहा है आंसर? 2 के करीब सर। तो 2। ठीक है, तो यही है।
तो ये आंसर हो गया हमारा। तो देख रहे हो क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे। तो इसमें एक्चुअली सरफेस केमिस्ट्री का कोई वैसा कोई फॉर्मूला थोड़ी है इस चैप्टर में यूज कर रहे हैं हम। मूल कॉन्सेप्ट ही लग रहा है बेसिक, है ना। बस सरफेस केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है, एड्सॉर्प्शन यूज हो रहा है, इसलिए सरफेस केमिस्ट्री में हम बता रहे हैं इसको। समझ रहे हो बात। तो Yes, sir. बेसिक मूल कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट करके ही हम लोग कर लेंगे ना। चलो अब एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा है, ये हो गया। Yes, sir. एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे हैं हम सॉल्व करने, ये अगर समझ गए तो ये सॉल्व करो। क्वेश्चन है, चलो स्कूल दिख रहा है ना स्क्रीन। Yes, sir. 1 gram of charcoal adsorbs 100 ml of 0.5 molar CH3COH एसिटिक एसिड है ये, to form a monolayer, ठीक है, and thereby the molarity of CH3COH reduces to 0.49, ठीक है, मोलैरिटी रिड्यूस हो गया 0.49। क्लियर है। यहाँ पे कैलकुलेट Yes, करना sir. है, कैलकुलेट द सरफेस एरिया of charcoal adsorbed by each molecule of acetic acid। एक मॉलिक्यूल जो है वो चारकोल का कितना सरफेस ऑक्युपाई कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, सरफेस एरिया चारकोल का दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ चारकोल दैट इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, चलो ट्राई करो तो। क्वेश्चन सबको समझ आया या नहीं। हेलो Yes, sir. अभिषेक बना रहे हो। Yes, sir. ट्राई करो।
हो गया? हेलो, कर लिए तुम लोग? 5 आ रहा है सर। सिर्फ 5? सिर्फ 5 आ रहा है? नो सर, कितना आ रहा है? 5 into 10 to the power minus 19 के करीब सर। अच्छा, 5 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, चलो हम लोग कर सकते हैं ना इसको। यस सर। कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब हुआ था उसको तो हम लोग कर ही सकते हैं कैलकुलेट। यस सर, कंसंट्रेशन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर। हाँ, कितना मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड है हमारे पास, ठीक है, और कितना कम हुआ वो तो हमको दिया हुआ है ना, कितना एब्जॉर्ब हुआ। तो एब्जॉर्ब होने के बाद मोलैरिटी जो है वो रिड्यूस होकर 0.49 मोलर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ऐसे निकाल सकते हैं, ये एक्चुअली मिलीलीटर में दिया है और ये हमारा मोलैरिटी में दिया है, मोल्स पर मोल, मोल्स पर लीटर में। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मिली मोल्स के टर्म में बात कर सकते हैं सॉलिड, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये पहले हम लोग मिली मोल्स लेते हैं कि मिली मोल्स कितना है एसिटिक एसिड का, कितना लिए थे ओरिजिनल हम लोग, कितना लिए थे बताओ, कैसे निकलेगा। ये 100 ml और इंटू मोलैरिटी है 0.5, तो कितना मिलीमोल्स लिया गया था 50। ये में लिख रहे हैं मिलीमोल्स, समझ रहे हो ना बात। यस सर। और कितना बचा हुआ है, ये मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड लेफ्ट, कितना बचा हुआ है ऑफ एसिटिक एसिड लेफ्ट। 0.49 होल्स। हाँ, तो 0.49 वॉल्यूम, उतना ही 0.49 मोलैरिटी हो गया, तो ये बचेगा कितना, 49 मिलीमोल्स बचा हुआ ही है। तो कितना मिलीमोल्स एब्जॉर्ब हुआ है, 1 मिलीमोल एब्जॉर्ब हुआ है। 1। तो 1 मिलीमोल एब्जॉर्ब हुआ है, तो कितना मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होगा, हम लोग मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH एब्जॉर्ब्ड। तो 1 मिलीमोल है, तो 1 मिलीमोल कितना मोल होता है, 10⁻³ यस और नो। यस सर। और N2 क्या कर दोगे, 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये कितना आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻20। मतलब इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है। और सरफेस एरिया हमको पता है, पूरे सरफेस का जो एरिया है वो कितना है, सरफेस 3.01 into 10 to the power 2। 3.01 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया जो है पर ग्राम है, समझ रहे हो ना, 1 ग्राम के लिए ये इतना है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे कि एक मॉलिक्यूल जो है एसिटिक एसिड का वो कितना सरफेस एरिया कवर किया। तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं एरिया कवर्ड बाय 1 मॉलिक्यूल, डिवाइड कर देंगे सर। टोटल एरिया को हम लोग पूरे मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻20, कितना आ गया आंसर, 5 into 10 to the power minus 19। -18 हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻19, है ना। यस सर। ये मीटर स्क्वायर एरिया, यही हो गया हमारा आंसर। समझ आया कैसे करना है अब इस टाइप के क्वेश्चंस, यस और नो। बस यस यस बिल्कुल सर। वही हमारा मूल कॉन्सेप्ट ही लगेगा, इसमें वैसा कुछ नहीं है कि सरफेस केमिस्ट्री का कुछ, ठीक है, बस सरफेस केमिस्ट्री का ये एप्लीकेशन है। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। यस सर।
सर इसका लास्ट में यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर पर ग्राम मीटर स्क्वायर पर ग्राम। नहीं, एरिया पूछा गया है ना, तो एरिया हम लोग इतना ही लिखेंगे, मीटर स्क्वायर ही बोलेंगे ना एरिया। वो एक्चुअली वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पर ग्राम लिखा हुआ है मतलब वो टोटल एरिया जो है, मतलब 1 ग्राम चारकोल का एरिया वो कवर किया है। चारकोल का मास जो है ना ये 1 ग्राम है, और 1 ग्राम को ये पूरा इतना, 1 ग्राम जो है चारकोल का ये इतना एरिया कवर करके रखा है। समझ में आया? यस सर। तो उस तरीके से, तो हम लोग यहाँ पे इतने, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ये टोटल एरिया में एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल जो है वो कितना एरिया कवर कर रहा है, तो एक मॉलिक्यूल ये इतना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, यस सर। चलो, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें, देखो अब। बाकी तो तुम लोग प्रैक्टिस किए ही होगे, थ्योरी तो पूरा पढ़ ही लिए होगे एनसीईआरटी से। यस और नो? यस सर। जो नहीं पढ़े हो एक बार पढ़ लेना, उसके बाद क्वेश्चंस बनाए, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे थे, कैसा आ रहा है? बुकलेट से बनाए थे नहीं बनता है? सर, बन जा रहा, थियोरेटिकल ही दिया हुआ है उसमें तो सर, ऐसा कुछ हाँ, नहीं। सारा थियोरेटिकल ही रहेगा। तो एक बार थ्योरी पढ़ो, जहां पे दिक्कत आ रहा है वो थ्योरी पढ़ के देख लो एक बार, वो एक बार पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ लोगे तो अपने याद हो जाएगा वो। फिर रिवाइज करोगे, बोलोगे तो फिर रिवाइज करते रहना बीच बीच में। यस सर। ठीक है, तो सारा टॉपिक कवर करना जरूरी, सारा टॉपिक हो गया ना, कुछ छूटा तो नहीं है? देख लो एक बार फिर से, तुम्हारा चैप्टर तो हो गया ये कंप्लीट, सरफेस केमिस्ट्री। सर इसके अब बाद कौन सा चैप्टर होगा? अब तो हो गया ना फिजिकल खत्म, अब क्या बचा है फिजिकल में? और कुछ है क्या फिजिकल में? नो सर। बाकी ऑर्गेनिक तो चल ही रहा है। और क्या, कौन कौन सा चैप्टर बचा हुआ है तुम लोगों का? और सर फिजिकल में सारा हो गया। हाँ, उसके अलावा और क्या क्या बचा हुआ है? सर इनऑर्गेनिक में बचा है। इनऑर्गेनिक में? सर केमिकल बॉन्डिंग हुआ था जो अतुल सर पढ़ाए थे पिछले साल, और एस ब्लॉक हुआ है। देखते हैं फिर, अब नेक्स्ट वीक से अगर क्लास लगेगा तो क्या कराना है। ठीक है, बाकी ऑर्गेनिक पहले कवर करो, मैक्सिमम तो ऑर्गेनिक का बचा हुआ ही है, तो मेजोरिटी तो अभी उस पर फोकस करो तुम लोग। ठीक है, यस सर। उसके बाद देखते हैं क्लास, एक वीक में एक लगेगा तो फिर अगले वीक से देखते हैं क्या करना है। ठीक, क्वेश्चंस बनता है या नहीं इसका? लोग फिजिकल सारे चैप्टर तो पढ़ ही लियो, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, सॉल्यूशन हो गया, काइनेटिक्स हो गया, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, क्वेश्चंस इन सब के बन रहा है या 11th जैसा ही हाल है तुम लोगों का? बनता है सर। 12th का बन रहा है क्वेश्चंस? यस सर। 11th से? मेंस मेंस लेवल वाला तक बन कंबाइंड जाता है, क्वेश्चन में एडवांस दिक्कत हो जाता है सर। 11th से अच्छा स्थिति है, उसी जैसा है? 11 से अच्छा है। अच्छा, चलो ठीक है, अब देखो क्या होता है अभी, क्योंकि जल्दी से जल्दी 12th खत्म करोगे तभी तो तुम लोग का 11th का रिवीजन का टाइम मिलेगा। जैसे 12th का तुम लोग का फिजिकल हो गया खत्म, तो ये तो अभी याद ही होगा सारा चैप्टर, अगर यस। बनाए होगे तो। अब नहीं बनाए हो तो फिर तो तुम लोग को कुछ नहीं बोला जा सकता है। अब इधर का अगर फिजिकल हो गया है 12th का, तब तुम लोग 11th का जो छूटा हुआ है, जिसको जो जो चैप्टर में था, उस चैप्टर को निकाल के अब एक तरह से रिवीजन उसका स्टार्ट कर सकते हो तुम लोग, या फिर वहां पे नहीं पढ़े हो तो वो सब अब अपने सब ट्राई कर सकते हो, जो डाउट होगा उस सबसे पूछ सकते हो, वो सब चैप्टर से। केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, आयोनिक हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, है ना? यस सर सर। आयनिक से कितना क्वेश्चन आता है, मतलब वेटेज उसका? वेटेज तो रहेगा ही यार, आयोनिक से 1-2 क्वेश्चन तो रहेगा ही, थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन रहता है। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आयोनिक, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तो इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका एप्लीकेशन सारे चैप्टर्स में मिलता है। थर्मोडायनेमिक्स में तो 2 क्वेश्चन आराम से रहेगा।
फिर केमिकल इक्विलिब्रियम वो तो आसान टॉपिक है, उससे भी रहेगा। सारे चैप्टर से तो रहते ही है एक एक क्वेश्चन। जो जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, ये सबसे 2 क्वेश्चन रहेगा। तो फिजिकल में देखो स्कोर करना आसान है, समझ में आया। 12th का तो फिजिकल तुम लोग का ऑलमोस्ट हो ही गया, कर लोगे ना 12th वाला। यस सर। बाकी जो 11th में जो जो में तुम लोग का नहीं हो पाया था टाइम की कमी से या फिर जो भी है इशू, उसको आप धीरे धीरे एक एक करके एक एक टॉपिक उठाते जाओ, उसको कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। जो भी दिक्कत आएगा पूछ सकते हो आराम से। अब टाइम है, अब कंप्लीट इधर कर चुके हो 12th का, अभी तो काफी टाइम है तुम लोगों के पास। अभी तो बस जुलाई ही आज चल रहा है, जुलाई ही खत्म हुआ है ना। मेंस तो होगा जनवरी में ना। यस सर। तो अभी एक एक करके अब 11th का तुम लोग उठा सकते हो, काफी टाइम अभी बचा हुआ है। अगर एक एक चैप्टर करके करोगे, एक वीक में तुम लोग एक चैप्टर खत्म कर दोगे, एक एक घंटा भी दोगे अगर हर दिन, तो एक वीक में तो एक चैप्टर हो जाएगा। तो 4-5 चैप्टर ही हैं 11th में जो मेन है, फिजिकल के हम बात कर रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ये सब तो आता ही होगा थोड़ा बहुत। केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, गैसियस स्टेट हो गया। यस सर। तो एक एक करके अब रिविजन स्टार्ट करो उधर का, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो चलो फिर, तो जैसे जैसे जो रिवीजन करो तुम लोग, स्टार्ट करो, जो जैसे जैसे डाउट आते जाएगा तो पूछते जाना, और क्या। यस सर। बाकी ऑर्गेनिक उधर पढ़ो, ऑर्गेनिक चलेगा ही, ऑर्गेनिक करते रहो साथ साथ। तो ऐसे ही टाइम मैनेज किया जाता है। काफी टाइम तुम लोग के पास अभी बचा हुआ है, सिलेबस बहुत मतलब इनफैक्ट आगे ही चल रहा है। कहीं भी इतना जल्दी इतना चैप्टर्स नहीं खत्म हुआ होगा, तुम लोग पता भी कर सकते हो, है क्या। नहीं सर। तो इतना जल्दी तुम लोग का पूरा फिजिकल हो गया ऑलमोस्ट, मतलब 60% तो सिलेबस ऑलमोस्ट 12th का हो गया है ना ऑलमोस्ट। यस सर। तो अब तुम लोग, तुम्हारे ऊपर है कैसे टाइम यूटिलाइज करके 11th को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। चलो यस सर। एफर्ट एफर्ट डालो, फिर कहीं डाउट हो रहा है तो फिर अब पूछ सकते हो। अब तो ऐसे भी ऑफलाइन खोलेगा तो आसानी से तुम लोग अब डाउट आउट ले सकते हो, ठीक है। यस सर। चलो चलो फिर देखते हैं अगले क्लास से कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगले क्लास में देखते हैं, फिर बात कर लेंगे थैंक हम यू सर सर। से। ठीक है चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके थैंक यू।